माइकल के आदेश से एक नुकीले औजार का उपयोग करके सुजान के मुंह से उसकी जुबान खींचकर निकाल दी। सुजान के मुंह से खून का फव्वारा निकलने लगा। यह देखकर कजरी भी जोरों से चीखी और रोने लगी। अत्यंत पीड़ा के कारण सुजान बेहोश हो गया। कजरी बिलख बिलख कर रोने लगी। तब उस अंग्रेज अफसर माइकल ने कहा, तुम्हारा ड्रामा बंद करो। तुम्हारे रोने से मेरे कानों में दर्द हो रहा है। वैसे तुम्हारे पेट से निकले बच्चे रोज तुम्हारी छाती से तुम्हारी एनर्जी सक करने आते हैं। मेरा मतलब कि ताकत चूसने आते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी में ताकत नहीं बचा, इसलिए तुम हमारे कोई काम का नहीं रहा। लेकिन हम तुम पर दया दिखाएगा। तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हें गांव भी वापस नहीं भेजेगा। तुम इसी जंगल में हमारे साथ हमारा नौकर बन के रहेगा। हमारा काम करेगा, कपड़ा धोएगा, खाना बनाएगा, बर्तन धोएगा, और जब ये सब नहीं कर पाएगा तो हम तुमको मार डालेगा, समझा? ये कहकर अंग्रेज अफसर माइकल वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद सर पर काली चादर ओढ़े हुए कुछ लोग आए और दोनों को उठाकर बाहर जंगल में एक तंबू में रख दिया। वहां पर कुछ दिन बीते। सुजान के मुंह का जख्म भरने लगा, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। कजरी की जैसे जीने की आशा ही खत्म हो गई हो, वैसे जिंदा लाश बनकर जी रही थी। वो वहां रहकर अपने और अपने बेटे के लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। लेकिन सुजान इस जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे इन लोगों का और उस अंग्रेज अफसर की सच्चाई जाननी थी। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो जो कुछ भी करना चाहता था वो सोच समझकर कर रहा था। उसे पता था कि उसे हर एक कदम बहुत ही संभाल कर लेने थे। इसलिए सुजान उन लोगों के बीच में उन्हीं लोगों जैसा बनकर रहने लगा। कुछ दिनों में उसे पता लगा कि उनमें से कुछ लोग ही खाना खाते थे, बाकी के लोग कभी खाना नहीं खाते थे, बल्कि कुछ औरतों को गांव से बेहोश करके अगवा करके लाते थे, उसकी छाती से उसकी ऊर्जा को चूस लेते थे और उसे वापस आके छोड़ा। इसे उन लोगों की हरकतें अजीब सी लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वैसे कुछ लोग जो खाना नहीं खाते वो लोग मायावी थे और कुछ लोग उनकी तरह साधारण इंसान थे। सुजान ने यह भी देखा कि चाहे साधारण इंसान हो या मायावी, कोई कभी भी बोलता नहीं था। इतने दिनों में उसने किसी के मुंह से कोई भी आवाज नहीं सुनी, सिवाय एक व्यक्ति के, जो उस अंग्रेज अफसर का दायां हाथ प्रतीत होता था। कुछ दिनों में सुजान को यह पता चला कि रोज रात को सारे लोग एक गुफा में जमा होते थे और अंग्रेज अफसर माइकल उनका नेतृत्व करता था। ये जानकर सुजान को यह जानने की बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर वहां चल क्या रहा था। इसलिए उसने एक सिपाही जो एक साधारण इंसान था उसका पीछा किया, जो जंगल में बह रही छोटी सी झील में नहाने गया था। उसने मौका देखा और वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वो सिपाही जैसे ही नहाकर बाहर आया, सुजान ने उसके सर पर जोरों से एक डंडे से वार किया। सर पर डंडा लगते ही वो बेहोश हो गया। सुजान ने तुरंत ही उस बेहोश सिपाही को एक पेड़ से कस के बांध दिया। सुजान ने उसकी चादर चुरा ली और अपने सर पर ओढ़कर वहां से निकल गया। वो रात की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे रात हुई, रोज की भांति सारे सिपाही उस गुफा के अंदर जाने लगे। सुजान ने भी अपने ऊपर वो चादर लपेट ली और उनके पीछे चलने लगा। सभी लोग एक कतार बनाकर गुफा में प्रवेश करने लगे। सुजान भी उनके पीछे उनके साथ साथ चलने लगा। गुफा के अंदर प्रवेश करने के कुछ देर बाद वो एक बड़े से कमरे में जमा हुए। वहां पर जाकर सभी लोग चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर में वहां पर अंग्रेज अफसर माइकल आया। उसने आते ही सभी लोगों से कहा, जैसा कि मैंने कल तुमसे कहा था कि अब टाइम आ चुका है। जो सपना मेरे पूर्वजों ने देखा उसे मैं पूरा करूंगा। मेरे पूर्वजों का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का राज हो। लॉन्ग लाइफ द क्वीन। हमारी रानी की हुकूमत हिंदुस्तान के हर गांव, हर कोने और हर पत्थर पर होना चाहिए। हमारी अंग्रेजी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस वीरानगढ़ पर कभी कब्जा नहीं कर पाए।
इस पर कब्जा करते हुए हमारे कितने ऑफिसर्स और सैनिक मारे गए। 1857 में हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ विद्रोह होने लगा। तब मैंने कई क्रांतिकारियों को उनके ही घरों में सोते हुए उन्हें मार दिया था। तब अंग्रेज सरकार ने मुझे राजस्थान भेज दिया। राजस्थान में आकर पता चला कि वीरानगढ़ नाम का एक गांव है जहां पर कभी कोई अंग्रेज कभी जा नहीं पाया, और जो गया वो कभी जिंदा नहीं आया। तभी मैंने ठान लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा और यहां पर हुकूमत करूंगा। लेकिन मुझे कभी भी वीरानगढ़ के अंदर आने का रास्ता नहीं मिला। तब मुझे एक इंडियन सॉर्सरर यानी कि एक तांत्रिक मिला, जिसने मुझे वीरानगढ़ के अंदर जाने का रास्ता बताने का वादा किया। लेकिन एक शर्त पर। मैंने उसका शर्त मान लिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरा आत्मा शैतान को सौंपना पड़ेगा। आई नेवर बिलीव्ड इन सोल्स। मैं यह आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। और उसने मुझे एक रात अपने पास एक जगह पर बुलाया जहां पर मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। शायद उसे शमशान कहता है। वहां पर मैं गया। उसने कुछ पूजा किया और एक बकरा को काटा, फिर मेरे हाथ से खून निकालकर शैतान को ऑफर किया और मुझसे कहा कि मेरा आत्मा हमेशा के लिए शैतान का हो गया और मैं नेचुरल डेथ कभी नहीं मरेगा। उसके बाद वो तांत्रिक ने मुझे वीरानगढ़ में आने का रास्ता बताया। फिर मैं अपनी सेना को लेकर वीरानगढ़ के अंदर आया और वहां के लोगों पर अपना हुकूमत जमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस बूढ़े बाबा ने अपना मैजिकल पावर से मेरी सेना को पत्थर का बना दिया और उस पर आग लगा दिया और मुझे इस जंगल में भागना पड़ा। तब से लेकर आज तक मैं अपना पावर्स जमा करने लगा। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। मुझे बदला लेना है बूढ़े बाबा से और वीरानगढ़ के लोगों से। इसलिए जो लोग जल गया था उससे मैंने शैतान की मदद से फिर से जिंदा किया और बाकी के लोगों को वीरानगढ़ में ही किडनैप करके अपने वश में किया। उस औरत को यूज करके और लोगों को पैदा किया और आगे भी करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है वीरानगढ़ पर फिर से अंग्रेजी सरकार का परचम फहराने का। हेल क्वीन। माइकल के पीछे सभी सिपाहियों ने फिर एक साथ नारा लगाया, हेल क्वीन। सुजान चुपचाप खड़ा रहकर ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर के बाद ये सभा स्थगित हो गई। सारे सिपाही अपने अपने स्थान पर लौट गए। सुजान भी चुपचाप किसी को पता चले उससे पहले अपने तंबू में घुस गया। उस रात को उसने अपनी मां कजरी से सारी हकीकत एक कागज पर लिखकर बता दी। कजरी भी ये सुनकर हैरान रह गई। कजरी ने सुजान से कहा, उस गांव के लोगों के साथ मुझे खास लगाव नहीं है। उन्होंने हमेशा ही मेरा तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी मैंने उस गांव का नमक खाया है। और तो और बूढ़े बाबा की जान को भी खतरा है। हमें कुछ तो करना होगा। किसी भी तरह इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है, चाहे फिर हमारी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर सुजान ने कजरी की बातों में हामी भरी। कजरी पूरी रात यही सोचते हुए जागती रही। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। दूसरे दिन कपड़े धोने के बहाने वो सुजान को अपने साथ लेकर नदी किनारे गई। वहां पर आसपास दूसरा और कोई न था। मौका देखते ही कजरी ने सुजान से कहा, मेरी बात सुनो, ऐसे लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। अंग्रेजी अफसर एक मायावी है और उसकी आधी से ज्यादा सेना भूत और प्रेत है। इनसे हमें गांव वालों को किसी तरह बचाना ही होगा। ये काम हम बूढ़े बाबा के बिना नहीं कर सकते। मैंने ये सारी बातें चिट्ठी में लिख दी है। तुम्हें रात के अंधेरे में किसी तरह यहाँ से निकलना होगा और किसी भी तरह वीरानगढ़ का रास्ता ढूंढकर वहां जाकर बूढ़े बाबा तक ये चिट्ठी पहुंचा दो। बाबा जरूर इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये कहकर कजरी ने सुजान के हाथों में चिट्ठी थमाई। उसी वक्त जिस सिपाही को सुजान ने एक दिन पहले बेहोश करके पेड़ से बांध दिया था, उस पर इन लोगों की नजर गई। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों को ये देखकर दिल में एक डर बैठ गया कि अगर वो आजाद होकर अंग्रेज अफसर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देगा तो फिर इन लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसे रोकना जरूरी था। कजरी ने सुजान से कहा, इसे मैं देख लूंगी। तुम इस झील के रास्ते होते हुए इस जंगल से बाहर चले जा। हमारे पास समय नहीं है बेटा, तुम्हें अभी निकलना होगा।
कजरी की बात सुनकर सुजान तुरंत ही उस चिट्ठी को अपने गले में बंधी हुई एक ताबीज इसके अंदर डाल दी और अपने सर पर काली चादर ओढ़कर उस झील के रास्ते वीरानगढ़ पहुंचने निकल पड़ा। कजरी उस सिपाही के पास गई जो पेड़ से बंधा हुआ था। उस सिपाही को कहा, भूख लगी है, खाना खाओगे? उस सिपाही ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। कजरी उसकी रस्सी खोलकर उसे अपने साथ अपने तंबू में लेकर गई और उसे पेट भर के खाना खिलाया। खाना खिलाते खिलाते उसने उसे बहला फुसलाकर पूछ लिया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने इतने दिनों में पहली बार अपना मुंह खोला और कुछ कहा। मैं वीरानगढ़ का ही रहने वाला एक किसान था। मेरा नाम करमचंद है। मुझे और गांव के कई लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर सेना में भर्ती करवाया गया है और हमें धमकी दी गई है कि अगर हमने किसी से कुछ भी कहा या वापस जाने की कोशिश की तो हमारे घर वालों को मार दिया जाएगा। इसलिए हम चुपचाप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर बाकी के सैनिक तो इंसान नहीं है, शायद भूत प्रेत जैसे कोई तो है। वो लोग कभी खाना नहीं खाते और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हम किसी तरह जंगल की घास फूल पौधे तोड़कर गर्म पानी में उबालकर खा लेते हैं। आज इतने दिनों बाद आपने मुझे रोटी खिलाई, मैं आपका आभारी हूं। कजरी ने उससे कहा, मैं और मेरा बेटा इस अंग्रेज के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तुम हमारा साथ दोगे तो हम ये काम और भी आसानी से कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने कुछ देर मौन होकर सोचा और फिर अपना सिर हिलाकर उनका साथ देने की मंजूरी दे दी। उस तरफ सुजान चुपके से उस रास्ते से जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर हुई थी कि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। कुछ देर के बाद उसे फिर से लगा कि उसका पीछा किया जा रहा था और इस बार ये उसका भ्रम नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखते ही चौंक गया कि उसके पीछे सर पर काली चादर ओढ़े हुए कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और सभी लोग तेजी से सुजान के करीब पहुंच रहे थे। सुजान ने अपने सर पर काली चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए उसकी पहचान थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन अगर उन लोगों की पकड़ में वो आ गया तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। इस डर से सुजान तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही देर में वे लोग सुजान के एक कदम करीब पहुंच गए। सुजान अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से दौड़े जा रहा था, लेकिन अब इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकने वाला था। यह एहसास होते ही वो नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही वो नदी के प्रवाह के साथ बहने लगा। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे लोग नदी में उसके पीछे नहीं कूदे, लेकिन इस बात को अपने अफसर को बताने के लिए वो लोग तुरंत वहां से चले गए। सुजान उस नदी के प्रवाह में बहते बहते कहीं दूर निकल गया। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कहां जा पहुंचा था। कुछ समय के बाद वो एक किनारे पर जा पहुंचा और वहां पर नदी के बाहर निकला। उसे नहीं पता था कि वो कहां पहुंच चुका था। क्या वो वीरानगढ़ के करीब था या उससे दूर, ये भी उसे नहीं पता था। कुछ देर चलने के बाद उसे उस जंगल में एक गांव वाला दिखा। उस गांव वाले से उसने इशारे इशारे में कुछ पूछने का प्रयत्न किया कि वीरानगढ़ कहां था। वो गांव वाला कुछ समझा नहीं। तब उसने अपनी ताबीज में से वो चिट्ठी निकाली और उसमें लिखा हुआ वीरानगढ़ शब्द उस गांव वाले को बताया। उस गांव वाले ने उससे कहा, हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता तो शहर में जाकर नौकरी कर रहा होता। तब अचानक उसे सुजान के हाथ पर गुदवाया गया निशान दिखा। निशान देखते ही उस गांव वाले ने उससे कहा, तुम वीरानगढ़ से हो? वीरानगढ़ का नाम सुनते ही सुजान की आंखें चमकी और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। गांव वाले ने उससे कहा, हम भी वहीं से हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। सुजान खुश हुआ और उसके साथ चलने लगा। उस तरफ जो लोग सुजान के पीछे भाग रहे थे वो अंग्रेज अफसर माइकल के पास गए और उनसे कहा, हुकुम हुकुम, हमारी सेना में से कोई तो सेना छोड़कर भागा है। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नदी में कूद गया। अगर बाहर गांव जाकर उसने उस बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह सुनते ही अंग्रेज अफसर माइकल गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने कहा, कौन भागा है? ये पता करना पड़ेगा। जाओ, सबके सबको एक जगह पर बुलाओ, सबकी गिनती करो।
और देखो कि कौन भागा है। यह कहते ही उसके सिपाही ने वहां पर घोषणा की, सभी सैनिक इसी वक्त गुफा के अंदर जमा हो जाएं। कुछ ही समय में सभी सैनिक गुफा के अंदर जमा हो गए। करमचंद भी वहां पर उनके साथ आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज अफसर ने सबको अपने सर के ऊपर से चादर हटाने का आदेश दिया। सबने अपने सर के ऊपर से चादर हटा दी और सबकी गिनती शुरू हुई। गिनती करते एक व्यक्ति ने माइकल से कहा, हुकुम, यहां पर तो सभी के सभी मौजूद थे, कोई भी गायब नहीं है। हमने 2 बार गिनती करके देख लिया है। यह सुनकर माइकल के दिमाग में शक की घंटी बजी और उसने कहा, अगर सभी लोग यहां हैं तो फिर भागा कौन? तब किसी ने कहा, हुकुम, यहां पर सिपाहियों को छोड़कर 2 और लोग रहते हैं, वो औरत और उसका गूंगा बेटा। माइकल ने कहा, बुलाओ उनको। यह सुनकर करमचंद के होश उड़ गए। अब कजरी की मौत पक्की थी। सुजान को वहां न पाकर माइकल कजरी को क्या सजा देगा? क्या सुजान वीरानगढ़ पहुंचकर बूढ़े बाबा से मिल पाएगा? क्या होगा जब अंग्रेज अफसर माइकल वीरानगढ़ पर अपनी सेना लेकर चढ़ाई करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।